हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज दिनांक 30 नवंबर 2020 एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है टॉर्ट। जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक्स है, लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स है। जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई लॉ से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीएससी या यानी जेएमएफसी या कोई और जुडिशरी एग्जामिनेशन की कोई जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, उसको ये मदद करेगा। पूरा जब हम लॉ का स्टडी करते हैं उस समय टॉर्ट एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ नॉलेज या कुछ ज्ञान या देने का कोशिश मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। तो सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को शांति से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके सब्सक्राइब करने से या आपके लाइक करने से हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के आधार पर हम और अनेक वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो बनाते समय कोई भाषा का गलती से प्रयोग हो गया या कुछ गलतियां हो गई तो हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं और आपके सुझाव को हम आने वाले दूसरे वीडियो में उस सुझाव को कंसिडरेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है टॉट, व्हाट इज टॉट, इसकी क्या मीनिंग्स है, इसकी क्या डेफिनेशंस है, इसकी इसका नेचर क्या है, एक कंसेप्ट क्या है, टॉर्सस लायबिलिटी क्या है ना। ये जो टर्म्स है, about this term we are going to see in the details. So dear my friends, once again I am saying that please you see this video at the end of this video for clear understanding of this concept. It is very essential to know that without study or without knowing of these terms, we cannot understand the concept of the law. This subject is very vast, it is very comprehensive, it is very elaborative, है ना। तो इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए एक हम सिंपल उसके मीनिंग समझने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, इसको जब देखेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो ये टॉट सब्जेक्ट हमें क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी हम प्राइमरीली इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो चलो मेन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी क्या मीनिंग्स है, ये जो टॉट है इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, हम इसे क्या कह सकते हैं। टॉट यानी क्या, व्हाट इज द टॉट। सिंपली हम कह सकते हैं टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग, है ना। अगर कोई पर्सन जो प्रीफिक्स्ड ड्यूटी है और उस ड्यूटी को इन्फ्रिजमेंट कर देता है,
है ना, तो वो हम जनरली उसको टॉट कहते हैं। और द इंग्लिश टर्म taught has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. It means which is not straight and correct. The same has been used in French as wrong and in Roman law as delict. Now it is settled that tort is a civil wrong, dependent of contract. Liability in tort arises from breach of a duty primarily fixed by law, which is toward others generally. Tort is the infringement of private common law right in rem, है ना? A person who commits a tort or a wrong is called a tortfeasor or a wrongdoer. His wrongful act is called a tortious act. हम जो wrongful act करता है या जो डोर है उसको टॉट के लैंग्वेज में टॉट फीजर कहा जाता है, और वो जो रॉन्गफुल एक्ट करता है उस एक्ट को हम टॉर्सस लायबिलिटी कहते हैं या टॉर्सस एक्ट कहते हैं। अभी ये जो टर्म है टॉट, ये कब रिपोर्टेड हुआ या इसके बारे में कब इस चीज को माना गया कि ये टॉट क्राइम हो गया या टॉट कमिटेड हो गया, है ना? तो वो केस का नाम है बोल्टन वर्सेस हार्डी। 1597 में क्राउन इलीज इस केस में इसको रिपोर्टिंग किया गया है ना? तब से इस केस में इस टर्म का यूज किया गया और तब से टॉट को उस स्टार्ट में बहुत सारा संशोधन हुआ और धीरे धीरे बहुत सारे टर्म्स कंसेप्ट इसमें एडिशन होते गए और टॉट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा एक फंडामेंट, एक बहुत बड़ा लॉ बन चुका है ना? तो हम टॉट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लर्न्ड जस्टिस और जूरिस्प्रूडेंट या जूरिस्प्रूडेंट्स उन्होंने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ दिए हैं। तो उसमें से एक है जिसका नाम है विनफील्ड, बहुत बड़ा फेमस जूरिस्प्रूडेंट है। उन्होंने टॉट की डेफिनेशन में ये कहा है, उनके ही शब्दों में हम सुनते और देखते हैं। उन्होंने कहा है कि टॉर्सस liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is toward personal generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damage. मैं इनके डेफिनेशन पढ़ने के बाद उनको उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। Tortious liability arises from the breach of duty. Tortious liability यानी क्या हो गया? कोई wrongful act डन हो गया या कमिटेड हो गया, तो जब उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाता है तो प्राइमरीली ये फिक्स्ड बाय लॉ रहता है। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड अ पर्सन जनरली and its breach is redressable by action for unliquidated damage. अब लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज, ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। अब टॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या ट्रस्ट, इन
कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में या ट्रस्ट ऑफ जो होता है, ये इसमें सारे प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसमें डिसाइडेड करते हैं, उसमें प्रोविजन करते हैं कि अगर एक भी प्रोविजंस या एक भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर ब्रीच हुआ तो जो रॉन्ग डोवर है ना, तो वो रॉन्ग डोवर कंपनसेशन देगा, और कितना कंपनसेशन देगा है ना, वो हम प्री डिसाइडेड कर देते हैं, हम प्री फिक्स्ड कर देते हैं। तो अगर कोई भी प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू आवर एग्रीमेंट या आवर कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो वो प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डैमेज हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज। अब अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या है, इसका उल्टा, सीधा सीधा अनलिक्विडेटेड डैमेज में अब कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, और बिफोर एक्सीडेंट हमने कोई जो लॉस हुआ या कोई इंजरी हुई उसके बारे में, उसका जो क्वांटम ऑफ इंजरी है वो हमने तो डिसाइड नहीं किया था, और कितना कंपनसेशन उसको अवॉर्डिंग करना था वो भी हमने प्रीफिक्स नहीं किया था। और आफ्टर आकर्ड एनी एक्सीडेंट या एनी इंजरी, एनी हार्म, उसको असेस करने के बाद, उसको असेसमेंट करने के बाद उसका कितना क्वांटम है, क्वांटम ऑफ इंजरी कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कंपनसेशन देते हैं, है ना। उसी कंपनसेशन को हम क्या कहते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो मेरे हिसाब से ये दो कंसेप्ट क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, लिक्विडेटेड डैमेज एंड अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो जनरली टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेज ही ज्यादा अवॉर्डिंग किया जाता है, क्योंकि यहाँ टॉर्ट तब होता है कि कोई चीज, कोई पर्सन अगर उसकी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है विच इज प्रीफिक्स्ड बाय लॉ, तो उस केस में उसको अनलिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है, और उसी केस में उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम विनफील्ड की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इलाबोरेटिव है, वो कंप्रहेंसिव है। अब हम इसमें और एक दो कंसेप्ट, दो टर्म्स इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि वेरी वेरी इसेंशियल है, वेरी क्रूशियल है, जो हमें समझना भी पड़ेगा। ड्यूटीज एंड राइट्स, टॉर्ट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। टॉर्ट में ड्यूटी एंड राइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट्स है, ये महत्व है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को नहीं समझेंगे तो टॉर्ट समझने में डिफिकल्ट जाएगा। अब क्या होता है, टॉर्ट कब होता है, किसी का राइट ब्रीच होता है, किसी का राइट वायलेट होता है ना, तो वो किसी की ड्यूटी होती है कि उस राइट को, उसको उस राइट को वो यूज करेगा, तो उसको लीगली यूज करने का पूरा अधिकार है। यूज करते समय उसको किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह की बाधा उस समय नहीं आना चाहिए। अगर कोई बाधा पैदा करता है या उस राइट को यूज करते समय उसको कोई तकलीफ देता है या उस राइट को यूज करने नहीं देता है ना, तो वही कहा जाता है कि उसका ब्रीच ऑफ राइट हो गया। जैसे ही उसका ब्रीच ऑफ राइट हुआ तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी हो गया, यानी वहां पे रॉन्गफुल एक्ट आकर्ड हो गया। तो इसमें जो भी रॉन्ग डोअर है और जो इंजर्ड पर्सन है, रॉन्ग डोअर की ये लायबिलिटी बनती है कि वो इंजर्ड पर्सन को कंपनसेशन दे, और उसकी इंजरी को, उसको कंपनसेशन देने के बाद उसकी इंजरी रिकवर करने का एक मौका या रिकवर करने का एक तरीका है जो टॉर्ट में
एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी को हम देख रहे हैं अभी। द लॉ प्राइमरी फिक्सेस certain duty on every person. At the same time, it confers certain rights to every person. This duty and rights are in realm. I walk on road. It is my right to use the public road. At the same time, there is a duty fixed on public not to cause any harm, injury to me by way of accident. This duty is applicable to entire world reign. If any person breaches this duty and hits me with his vehicle, he shall be held responsible. These duty are generals. Every person has to follow them without exceptions. Unliquidated damage. If any person breaches his duty and causes any harm or loss to another person, it means tortious liability has arisen on that person. A tortfeasor, he is liable to pay compensation to the victim. How much compensation shall be payable? The court, the court decides the quantum of damages and compensation. The compensation is not fixed before the tortious liability arises. It is not possible also to fix the compensation before accident or injury or harm. After the accident occurs, a compensation shall be fixed depending upon the quantum of injury or harm. In cases of breach of trust or breach of contract, the quantum of damage can be pre-assessed at the time of entering the contract or trust itself. Therefore, damages fixed in breach of contract and the breach of trust are called liquidated damage, and the damages which can be fixed after the tortious liability arises are called as unliquidated damages. The breach of legal duty in tortious liability can be redressable by action for unliquidated damage. The concept of awarding unliquidated damage for tortious liability is to put the injured party in the same position so far as money can do it as if he had not been injured. In the position in which he would have been had there been before the tortious liability arisen. This is equivalent to doctrine of restitutions. सर जॉन सालमन उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया है कि टॉर्ट क्या होता है, व्हाट इज द टॉर्ट। इस रिलेशन में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, उनकी भी डेफिनेशन बहुत इलाबोरेटिव और कंप्रेहेंसिव डेफिनेशंस है, तो उनके डेफिनेशन को हम उन्हीं के वर्ड्स में देखते हैं। A tort is a civil wrong for which remedy in common law action for unliquidated damage and which is not the exclusively the breach of contract or breach of trust other merely equitable obligations। इनका सिंपली ये कहना है कि जिस तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उसमें जैसी ऑब्लिगेशंस है केवल वही ऑब्लिगेशंस नहीं होता है, इतना ही ऑब्लिगेशन इसमें कवर नहीं होता है। तो उनका ये कहना है कि हर टॉर्ट में वो टॉर्ट को कंपनसेशन देने के लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेज कंपनसेशन देना पड़ता है, जो वो लॉ में उसका प्रोविजंस है। ठीक है, तो उनका कहना क्या है कि सालमन आल्सो ट्राई टू गिव more elaborative and comprehensive definitions
उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू साल्मोन, tort is a civil wrong. It is not the equivalent to the breach of contract or the breach of trust, other merely equitable obligation. In common law, it is a civil wrong, covering all civil wrong in public life. Tortious liability may arise when civil wrong occurs. Unliquidated damage, the tortfeasor या wrongdoer who does a civil wrong is liable to pay unliquidated damage to the injured person. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये जो दोनों ने डेफिनेशन दिया है, साल्मोन और विनफील्ड ने, तो इन दोनों के डेफिनेशन में किसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और किसकी डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है, वो थोड़ा सा देखते हैं। बोथ ऑफ देम हैव गिवन देयर डेफिनेशन कवरिंग विथ देयर थिंकिंग, but the definition of Winfield seems to be more accurate, convincing, and appropriate than of Salmon. In Salmon's definition, the term civil wrong is not correctly indicated, its spares is not known, its depth is very vast. The general people cannot understand the correct nature of civil wrong. At the same time, Winfield succeeded in explaining correctly that tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty and rights are in rem and duty in rem. Everyone should know these rights and duty as that of criminal law. I should not kill or hurt any other person. This duty is primarily fixed by law. I should not drive my vehicle negligently. It is primarily fixed by law. I should not construct my house causing injury to my neighbors or workers. It is primarily fixed by law. I should not construct my house causing injury to my neighbors or workers. Like this, every duty is fixed by law. Winfield's definition is more comprehensive and elaborative than that of the Salmon. इसी तरह हमने फ्रेडरिक पोलॉक, क्लार्क एंड लिंडरसेल एंड सर अंडरहिल, इन सारे फेमस जूरिस्प्रूडेंट ने भी डेफिनेशन टॉर्ट के बारे में दिया है, तो उनकी डेफिनेशन भी यहाँ देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि क्लार्क एंड लिंडरसेल ने अपने डेफिनेशन के माध्यम से ये कहा है, a tort may be described as a wrong independent of contract, for which the appropriate remedy is a common law action. Sir Underhill, a tort is an act or omission which, independent of contract, is unauthorized by law and result either in the infringement of some absolute right to which another is entitled, in the infringement of some qualified right of another causing damage, in the infringement of some public right resulting in some substantial and particular damage to some person beyond that which is suffered by the public largely, and gives rise to an action for damages at the suit of injured party. इसी तरह और भी बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंट ने डेफिनेशन यहाँ दिया है। हमने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन यहाँ पे देखने का प्रयास किया है।
और सिंपली टॉट को अगर हम हमारे लैंग्वेज में अगर उसको डिफाइन करते हैं, है ना, तो टॉट आने सिविल रंग ऐसा कोई एक्ट जो लॉ लॉ उसको प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंटेड एक्ट अगर कोई कमिट करता है तो वो रॉन्गफुल एक्ट होता है, वो टॉट फीजर हो जाता, वो टॉर्सस लायबिलिटी वहाँ से अराइज होती है। और जब टॉर्सस लायबिलिटी अराइजेस हो जाती है तो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेज कंपनसेशन पेबल रहता है और वो पेबल देना पड़ता है ना। तो ऐसे प्रोविजंस इस डेफिनेशन में इस सब्जेक्ट में दिए हैं। तो हम सिंपली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, एक उसका नेचर, उसका डेफिनेशन, उसकी व्याख्या क्या है ना, उसको समझने का प्रयास इस छोटे से वीडियो के माध्यम से किया है। अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कंडीशंस है आप टॉट के, तो ये सारे कंडीशंस एलिमेंट्स हम देखने वाले हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टॉट क्या है, व्हाट इज द टॉट, उसकी डेफिनेशन, कहीं कुछ जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन उन्होंने दिए हैं वो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें टॉट क्या है ये समझ में आ गया है ना। तो जैसे जैसे हम और आगे डिटेल में पढ़ाई करते जाएंगे तो ये टॉट और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो जितना पढ़ेंगे टॉट के और अनेक सब्जेक्ट्स, अनेक टॉपिक्स, तो हमें वो पूरी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद दूसरा जो वीडियो मैं बनाऊँगा और दूसरा जो वीडियो मेरा बनेगा उस वीडियो में मैं टॉट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं, टॉट कैसे क्रिएट होता है, टॉट हम किस एक्शन को कहते हैं, उसके डिटेल्स में क्या क्या कौन से प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे एक इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, ये एक प्रिंसिपल है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया इस एक वेरी इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर, इस डॉक्ट्रिन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि कृपया आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें। टॉट को पूरी तरह से समझने के लिए ये सारे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इतने वीडियो देखने के बाद, अगर ये वीडियो देखने के बाद टॉट की डेफिनेशन या टॉट की व्याख्या आपको अगर नहीं समझ रहा है तो कृपा करके आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।